बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज जो हम लोग स्टैंडर्ड्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो स्टैंडर्ड हमारे पास है IAS 16। ठीक है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस स्टैंडर्ड को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये स्टैंडर्ड मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो आज का ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को पढ़ना नहीं है, बल्कि कैफ से जो हम एमसीक्यूज करेंगे। ये बुक जो है वो हमारे पास क्या है, कैफ 1। कैफ 1 में IAS 16 आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ये एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे सारे के सारे। तो हमारा टारगेट ये है कि कैफ की जितनी भी एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स, हम उनको क्या करें, कवर करें। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो इस तरह से इस वजह से स्टार्ट की गई है। तो कोशिश मेरी यही होगी, टॉपिक समझाना नहीं है यहाँ पर मेरा काम। ठीक है, टॉपिक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है, ड्राइव पर भी अपलोड है, हर जगह मेरा लेक्चर जो है वो आप लोग को IAS 16 पर मिल जाए। तो बल्कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करने लगूंगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा IAS 16 का, तो उसके कंसेप्ट है। तो मोस्टली वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहले से पढ़ा हुआ है IAS 16, तो हम उसकी डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि हम डायरेक्टली एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, एमसीक्यूज को सॉल्व। क्वेश्चन टॉपिक ये IAS 16 आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, MCQ नंबर 1। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एन एंटिटी परचेज अ प्रॉपर्टी 15 years ago at a cost of 1 lakh and have been depreciating it at a rate of 2% per annum। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि 15 साल पहले, 15 years पहले, 15 साल पहले एक एसेट लिया था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। और डेप्रिसिएशन जो हमारा लग रहा था वो कितना लग रहा था, 2% लग रहा था ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। यानी कि मेथड जो है वो हम कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। द एंटिटी हैज एड द प्रॉपर्टी प्रोफेशनली रीवैल्यूड एट रुपीज 5 लाख। अच्छा, 15 साल बाद हम अपने एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 लाख हो चुकी है। व्हाट इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस दैट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना होगा। तो सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए आपने बता रखा है, सबसे पहले क्या करोगे, बिफोर रीवैल्यूएशन आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर आपके एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख है। आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें से लेस करते हो, क्या लेस करते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, वहां तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अब जब आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, 15 साल बाद जो है वो रीवैल्यूएशन हो रही है, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 2% पर एनम है। तो आप क्या करोगे, इस 1 लाख को, 1 लाख का 2% निकालोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 2% पर एनम है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 2%। 1 लाख का 2% यानी कि 2,000। फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, क्योंकि 15 साल बाद रीवैल्यूएशन हो रही है, तो 15 साल का डेप्रिसिएशन हमें चाहिए होगा। तो जब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, डेप्रिसिएशन आई थिंक 30,000 आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन जो है हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो सर हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू होगी वो आ जाएगी 70,000। तो हमेशा याद रखिएगा, बिफोर रीवैल्यूएशन आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकालनी होती है। अब आप इसमें से लेस कर दोगे क्या, फेयर वैल्यू। अच्छा, तो अब आपके एसेट की फेयर वैल्यू कितनी हो रही है, आपके एसेट की फेयर वैल्यू हो रही है 5 लाख। तो कितना इंक्रीज आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है,
तो 70,000 अगर आप माइनस करो तो आपको आई थिंक जो है वो 4,30,000 का इंक्रीज आ रहा है। 4,30,000 का इंक्रीज आ रहा है। तो इसको आप कहोगे रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस। यहाँ पर 4,30,000 आंसर डी जो है वो हमारे पास इसका कंफर्म हो जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई है? ठीक है, एमसीक्यूज पढ़ने से पहले ना आप लोगों को मैं 1 मिनट दूंगा ताकि आप लोग खुद से भी पढ़, आप लोग खुद से भी पढ़ लो उसको, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज में है क्या। सबको क्लियर है? ठीक है जी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमने एमसीक्यू नंबर 1 कर लिया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज हमारे काफी हैं इसके अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल में 40 एमसीक्यूज है इसमें। अब आ जाओ, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि एन एंटिटी owns two building, building A and building B, which are currently recorded in the books at carrying amount of rupees 1,70,000 and rupees 3,30,000। कह रहे हैं कि हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग बी है। इसकी कैरिंग वैल्यू उसने आपको बता दी। बिल्डिंग ए की कैरिंग वैल्यू है 4 लाख और बिल्डिंग बी की जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है? 2,50,000। ठीक है। तो अब मजे की बात ये है बेटा, आपको डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने आपको ऑलरेडी कैरिंग वैल्यू निकाल कर दे दी है। फिर आगे कह रहे हैं द एंटिटी करेंटली हैज अ बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस 50,000। वो कह रहे हैं कि एंटिटी का जो ऑलरेडी रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस चल रहा है और वो कितना चल रहा है? 50,000, which arose when building A was revalued several years ago। कह रहे हैं कि बिल्डिंग ए को हमने पहले भी रीवैल्यूएशन करवाया था, तो उस पर हमारे पास जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आया था वो डेट वाज 50,000। वो कितना था? 50,000। मींस कि हमारे पास ऑलरेडी रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जो है वो एक एसेट, एक बिल्डिंग का मौजूद है। बिल्डिंग बी हैज नॉट प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, मतलब बिल्डिंग बी को हम फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएट कर रहे हैं। बिल्डिंग ए को हम पहले भी रीवैल्यूएट कर चुके हैं और उसमें हमारे पास जो है वो सरप्लस निकला था और वो कितना निकला था? 50,000 निकला। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, उसके बाद आगे कह रहे हैं यहां पर उन्होंने आपको दोनों बिल्डिंग्स की, अच्छा ये कैरिंग वैल्यू नहीं थी, ये फेयर वैल्यू थी, मैंने गलती से कैरिंग वैल्यू ले ली। कैरिंग वैल्यू हमारे पास ये थी 1,70,000 और 3,30,000। फिर वो अब इसको जब रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ए का बैलेंस कितना हो रहा है? 4 लाख। और बी का जो बैलेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2,50,000। ठीक है। बी का जो बैलेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2,50,000। ये आपकी क्या होगी? एसेट की फेयर वैल्यू हो गई। तो अब अगर आप इसमें फेयर वैल्यू माइनस करते हो कैरिंग वैल्यू में से, तो आपके पास जो है यहाँ पर बिल्डिंग ए जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने से? 2,30,000 से। बिल्डिंग ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2,30,000 से। और बिल्डिंग बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर आप देखो 250 माइनस करोगे तो बिल्डिंग बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितने से? 80,000 से। ये डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई कि एक बिल्डिंग ए इंक्रीज हो रही है और बिल्डिंग बी जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये बात क्लियर है सबको? जी बेटा क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब सर जरा आप देखिए यहाँ पर, अब जरा हम यहाँ पर देखें तो एक एसेट जो है, एक बिल्डिंग, अच्छा एसेट भी क्या है? सेम एसेट। एसेट भी क्या है बेटा? सेम एसेट है।
कोई चेंज नहीं है, ये भी बिल्डिंग है और ये भी बिल्डिंग है। तो एक बिल्डिंग इंक्रीज हुई है और एक बिल्डिंग क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अगर हम देखें तो नेट जो इम्पैक्ट आया है, नेट जो इम्पैक्ट आया है हमारे नॉन करंट एसेट्स में, वो इंक्रीज का इम्पैक्ट आया, वो डिक्रीज का इम्पैक्ट नहीं आया। वो क्या आया है, इंक्रीज का इम्पैक्ट आया। और वो कितना इंक्रीज का इम्पैक्ट आया, हमारे नॉन करंट एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं 1,50,000 से। 1,50,000 से हमारे नॉन करंट एसेट्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। इट मींस के नॉन करंट एसेट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। नॉन करंट एसेट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखो, ये 80,000 से क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। जब एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो यहाँ पर जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड अप्लाई होता है आई स्टैटिस्टिक्स इम्पेयरमेंट का। तो यहाँ पर हमें बिल्डिंग बी के अंदर क्या हो रही है, इम्पेयरमेंट हो रही है। और इम्पेयरमेंट को आप कहाँ लेके जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने से लेके जाते हो, 80,000 से। 80,000 से ले जाओगे। फिर उसके बाद सर एक अमाउंट हमारा 2,30,000 से इंक्रीज हुआ है बिल्डिंग ए का। ये हमारा कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। ये कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। और रीवैल्यूएशन सरप्लस इनडायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ओसीआई के अंदर चला जाता है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,30,000। ये बात क्लियर हो गई सबको। ये बात सबको क्लियर है। कोई सवाल किसी का यहाँ पर। लेट्स सपोज अगर ऐसा होता, लेट सपोज अगर ऐसा होता कि हमें जो लॉस बेयर करना पड़ता, हमें जो लॉस बेयर करना पड़ता वो बिल्डिंग ए में लॉस बेयर करना पड़ता। लेट सपोज हमें लॉस बिल्डिंग ए में बेयर करना पड़ता, हमें बी में लॉस बेयर ना करना पड़ता। अभी तो बी में लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते बेटा, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है, मैंने अपनी क्लासेस क्या के मेंशन किया है कि अगर लॉस ए में हो रहा होता तो लॉस ए में पेपर भी नहीं दे। डी जो है वो ए का बैलेंस जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का मौजूद है। लेट सपोज ए को जो लॉस होता वो 50,000 से होता, तो फिर मैं ए का जो लॉस दिखाता वो मैं, लेट सपोज उसका 80,000 से ए का लॉस होता, तो मैं ए के अंदर जो लॉस दिखाता, ए के अंदर जो लॉस दिखाता वो 80,000 पूरा नहीं दिखाता, मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 का लॉस दिखाता। क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जो है वो अवेलेबल है, वो मौजूद है। अब जब वो मौजूद है तो पहले रीवैल्यूएशन का सरप्लस का बैलेंस में खत्म करता है, 50,000 वहां से मैं एडजस्ट कर लेता लॉस के अंदर। तो बाकी जो रिमेनिंग लॉस होता है 30,000, उसको मैं कहाँ रिपोर्ट करता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है। ये सिनेरियो तब क्रिएट होता अगर हमारे पास जो लॉस हो रहा होता वो ए के अंदर हो रहा होता, वो बी के अंदर ना हो रहा होता। बी तो पहले से रीवैल्यूएशन कोई हो ही नहीं है, इसकी फर्स्ट टाइम हो रही है, तो इसको तो सीधा सीधा लॉस हो गया। और उस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे। अगर इसका कोई पहले से सरप्लस बैलेंस मौजूद होता तो वो भी एडजस्ट हो जाता, फिर इसका लॉस जो है वो कम हो जाता। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट चलूं आगे। आगे चलो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर थ्री जो है आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब इसको जरा देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 3 में आपको क्या बताए।
एमसीक्यू नंबर 3 में बता रहे हैं कि एन एंटिटी परचेज प्रॉपर्टी ऑफ ₹6 मिलियन। 6 मिलियन की इन्होंने प्रॉपर्टी क्या की है, परचेज की है। कब की है? 1 जुलाई 2013 में। 1 जुलाई 2013 में इन्होंने 6 मिलियन से प्रॉपर्टी को क्या किया है, परचेज किया है। द लैंड एलिमेंट ऑफ द परचेज वॉज ₹1 मिलियन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं 6 मिलियन से। इस 6 मिलियन में इस 6 मिलियन में इस 6 मिलियन में लैंड का जो पोर्शन है वो आपको बताया जा रहा है कितना है, 1 मिलियन है। लैंड का जो पोर्शन है वो आपको बताया जा रहा है 1 मिलियन है। और बाकी का जो पोर्शन है वो किसका है, बिल्डिंग का है। बाकी का जो पोर्शन है वो किसका है, बिल्डिंग का है। पहले सेंटेंस से हमें पता लग गया, द लैंड एलिमेंट ऑफ द परचेज वॉज ₹1 मिलियन। ठीक है, तो अब बिल्डिंग का जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 5 मिलियन का होगा। बिल्डिंग का जो एलिमेंट होगा वो 5 मिलियन का होगा। अब जो लैंड है बेटा, वो क्या होती है, वो डेप्रिशिएट नहीं होती। बिल्डिंग जो है वो आपकी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। ये आप लोगों को, सब बच्चों को पता है कि लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती और बिल्डिंग क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। बिल्डिंग की जो लाइफ है वो कितनी है, 50 ईयर्स है। बिल्डिंग की जो लाइफ है वो कितनी है, 50 ईयर्स। फिर कह रहे हैं एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू निल, रेजिडुअल वैल्यू निल है। ऑन 30 जून 2015 द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड टू ₹7 मिलियन। प्रॉपर्टी को हमने रीवैल्यूएट किया है और जो है अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 मिलियन हो चुकी है। पहले जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी पहले जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 6 मिलियन थी जब हमने परचेज किया था। कब परचेज किया था, 1 जुलाई 2013 में जब हमने परचेज किया था तो ये वैल्यू थी। अब जो है दोबारा से जब हमने इसकी रीवैल्यूएशन की है, अब जब हमने दोबारा से इसकी रीवैल्यूएशन की है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 मिलियन हो चुकी है। ऑफ विच द लैंड एलिमेंट वाज 1.24 मिलियन। जिसमें से हमारा जो लैंड का एलिमेंट है जिसमें से हमारा लैंड का एलिमेंट है 1.24 मिलियन है। तो बाकी जो है वो एलिमेंट किसका होगा, बिल्डिंग का एलिमेंट होगा। तो बिल्डिंग का एलिमेंट बेटा बताओ कितना होगा, बिल्डिंग का एलिमेंट बताओ कितना होगा इसके अंदर, 5.76। ये क्या होगा, बिल्डिंग का एलिमेंट होगा। 1.24 हमारा जो है वो लैंड का एलिमेंट है। टोटल ओवरऑल जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 7 मिलियन हो चुकी है। जिसमें से लैंड का पोर्शन 1.24 मिलियन है और बिल्डिंग का पोर्शन कितना है, 5.76। और ये कब हुआ है, ये हुआ है सर जून 30 2015 में। जून 30 2015 में। मतलब 14 और 15, तकरीबन 2 साल बाद हमने क्या की है, रीवैल्यूएशन की है। 2 साल बाद हमने क्या की है, रीवैल्यूएशन की है। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं, उसके बाद आगे, अच्छा बिल्डिंग का बताया हुआ भी है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 5.76 है। फिर कह रहे हैं ऑन June 30 2017। अच्छा, अब दोबारा से इन्होंने कहा June 30 2017, यानी कि कितने अरसे बाद, तकरीबन 15 16 और 17, 2 साल बाद। पहले 2 साल बाद रिवैल्यूएशन की, अब 2 साल बाद दोबारा क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को इन्होंने सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया, 6.8 मिलियन का। 6.8 मिलियन का इन्होंने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। What is the gain on disposal of the property that would be reported in the statement of profit or loss for the year 230 June 2017? कह रहा है कि जब हम इस प्रॉपर्टी को 6.8 मिलियन का सेल कर रहे हैं तो इसमें हमें कितना गेन हो रहा है डिस्पोजल करते वक्त, या लॉस हो रहा है, वो कितना अमाउंट होगा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन था।
पहले एक एसेट खरीदा, 2 साल इस्तेमाल किया, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद आपने उसकी रीवैल्यूएशन की है, और फिर उसके बाद दोबारा 2 साल इस्तेमाल किया, और फिर उसको क्या कर दिया आपने, बेच दिया। बेच दिया, कितने का बेच दिया, 6.8 मिलियन का। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें आपको गेन कितना हुआ है, इसमें आपको गेन कितना हुआ है। ये आपका पूरा क्वेश्चन था। अच्छा, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जब हमने रीवैल्यूएशन की सर, जब हमने रीवैल्यूएशन की, तो सर हमारी जो लैंड की वैल्यू थी, हमारी जो लैंड की वैल्यू निकल कर आई, वो निकल के आई 1.24 मिलियन। और जो सर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो निकल के आई है कितनी, 5.76। टोटल जो रीवैल्यूएशन हुई है, उसका जो अमाउंट था सर वो 7 मिलियन था। तो अब इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम कैरिंग वैल्यू ले लेते हैं। वैसे तो ये फेयर वैल्यू है, वैसे तो ये फेयर वैल्यू है, लेकिन जब रीवैल्यूएशन हो जाती है ना, तो उसके बाद जो आपकी फेयर वैल्यू होती है वही आपकी कैरिंग वैल्यू एज्यूम की जाती है। तो आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू अभी ये है। अब आपने इसको क्या किया है, 2 साल इस्तेमाल किया है। अब बेटा जब आपने इसको 2 साल इस्तेमाल किया होगा, तो 2 साल का आप इसमें से क्या करवाओगे, लेस करवाओगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप इसमें से क्या करवाओगे, लेस करवाओगे। अच्छा, अगर मैं इसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस करता हूं, तो लैंड का तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन किसका होगा, बिल्डिंग का होगा। तो बिल्डिंग का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं, तो 5.76 मिलियन की हमारी बिल्डिंग है। और जो इसकी लाइफ है, और जो इसकी लाइफ है वो कितनी है हमारे पास, इसकी लाइफ से पहले तो 50 थी जब हमने खरीदा था, 2 साल बाद रीवैल्यूएशन हुई है, तो इसकी लाइफ जो रह गई है वो 48 रह गई है। इसकी जो लाइफ है वो 48 है, क्योंकि 2 साल हमने इसको क्या कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, तो अब इसकी रिमेनिंग लाइफ 48 है। तो जब आप फेयर वैल्यू पे एसेट को ले आते हो, तो फिर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ होता है, डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ नहीं होता। अगर डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ करता तो मैं 50 करता, लेकिन मैंने 2 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मैं इसकी जो लाइफ रखूंगा वो रिमेनिंग लाइफ रखूंगा, दैट इज 48। इसको डिवाइड करवाऊंगा, मेरे पास 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो बेटा मेरे पास 2 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब मुझे जरा बताओ 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। 0.24। 0.24 आप लोगों ने बताया कि सर लैंड का तो डेप्रिसिएशन है नहीं, बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन होगा 0.24 होगा। ये मैं माइनस अगर करवा देता हूं, तो बिफोर सेल, बिफोर सेल हमारे एसेट की, हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू निकल कर आई है, बिफोर सेल हमारे एसेट की जो कैरिंग वैल्यू निकल के आई है 1.24, लैंड की एज इट इज रहेगी, लेकिन बिल्डिंग की चेंज हो जाएगी, और बिल्डिंग की कितनी हो जाएगी, 5.52 आप लोग बता रहे हो मुझे, 5.52। तो टोटल जो हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, मुझे ये बताओ। लैंड की और बिल्डिंग की टोटल करके बताओ कितनी हो जाएगी। 6.76, 6.76, 6.76 सर, ये हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू हो जाएगी। और इसको सर हम बेच रहे हैं कितने में, 6.8 का। तो इसमें से लेस कर दो आप सेल्स वैल्यू, 6.8 का सर हम इसको बेच रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें 0.04 का क्या हो रहा है सर, गेन हो रहा है, 0.04 का गेन हो रहा है, क्योंकि सेल्स वैल्यू हमारी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है। हमारा एसेट 6.76 का था, बेचा हमने कितने का है, 6.8 का। तो इट मींस कि हमें 0.04 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 0.04 को मल्टीप्लाई बाय अगर 1 मिलियन करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका गेन है वो कितना है, 40,000। तो इसका भी आंसर ए आएगा।
क्लियर? यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा सर, सवाल ये पैदा होता है, एक चीज और सर, सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने इससे पहले हमने जब एसेट को खरीदा था, ये तो आप फेयर वैल्यू पे ले आए थे ना, फेयर वैल्यू के बाद से आपने कहानी अपनी स्टार्ट की है, लेकिन उससे पहले हमने एसेट को खरीदा था, और जब खरीदने के बाद हमने उसकी वैल्यूएशन की थी, हमारा एसेट 7 मिलियन पे आ गया था, तो उसका सर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तो होगा। उसको कहाँ लेके जाएंगे? आपने एसेट को बेचा है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या करोगे? अगर आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस मौजूद है, उस एसेट का, जिस एसेट को आप बेच रहे हो, तो उस सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होगा? बेटा उस सरप्लस का ट्रीटमेंट सिंपल सा ये होगा कि अगर किसी एसेट को आपने बेच दिया, किसी एसेट को आपने अगर बेच दिया, बेचने बेचने पर अगर उस एसेट का कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस मौजूद है, उसको आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे। उसको आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो एसेट आप बेच रहे हो, उसका या तो लॉस जाएगा या तो उसका गेन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एसेट है और उसको आपने बेचा, उसका पहले से ही कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस मौजूद था, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाओगे, उसको आप कहाँ लेके जाओगे? रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने दे दी, एमसीक्यूज के अंदर ये नहीं पूछा था उसने। क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। एमसीक्यू नंबर 3 भी हो गया। देखो IE16 में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज जो है ना वो काफी सारे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि सारे एमसीक्यूज ही करवाऊं, कुछ ना छोड़ो इसमें से। अच्छा आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट if the revaluation model is used for property, plant, and equipment. Revaluations must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date. पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, when an item of property, plant and equipment is devalued, there is no requirement that the entire class of asset to which the item belong must be revalued. पहला पॉइंट वो कह रहा है कि बताओ इस दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है? देखो मेरी बात सुन लो, पहले पहले पॉइंट में। देखो दूसरा पॉइंट तो पहले समझो, कह रहे हैं कि अगर एक ही क्लास का एसेट हम रीवैल्यूएट कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि बाकी क्लास को भी रीवैल्यूएट किया जाए? दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट।
देखो दूसरा पॉइंट गलत है। जब एक ही क्लास का आप कोई एसेट रीवैल्यूएट करते हो ना, तो आपको IS 16 ये कहता है कि आपने बाकी क्लास को भी रीवैल्यूएट करना है। यानी कि अगर मेरे पास चार बिल्डिंग है, बिल्डिंग A B C D, चार बिल्डिंग है, अगर मैं बिल्डिंग ए को रीवैल्यूएट कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग ए को रीवैल्यूएट करूंगा। मैं बिल्डिंग ए के साथ बिल्डिंग बी को भी करूंगा, बिल्डिंग सी को भी करूंगा, बिल्डिंग डी को भी करूंगा। अगर एक क्लास का कोई एक एसेट जो है वो रीवैल्यूएट हो रहा है, तो इट इज नेसेसरी। और इसमें आपको स्टैंडर्ड जो है ना वो क्लियरली बताता है, स्टैंडर्ड आपको क्लियरली बताता है कि आपने पूरी क्लास को, होल क्लास को जो है वो क्या करना है, रीवैल्यूएट करना है। तो पॉइंट टू जो है ना वो करेक्ट, गलत है, तो इसका मतलब पॉइंट ए जो है वो आपके पास राइट आंसर है। पॉइंट ए जो है वो आपके पास राइट आंसर है। ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, तो आई थिंक इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट टू करेक्ट, गलत, स्टेटमेंट टू तो गलत है। वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, गलत। नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो पॉइंट नंबर वन जो है वो आपके पास ठीक है, पॉइंट नंबर टू जो है वो गलत। तो ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 5। इसमें आपको बता रहे हैं द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट रिलेट्स टू अ प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय मायरा लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2014। अच्छा जी, मायरा लिमिटेड है, 1 अप्रैल 2014 का आपको ट्रायल बैलेंस दे रहे हैं। बिल्डिंग की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 12,000, और उसकी जो लाइफ है वो 20 साल है। और अप्रैल 1 2014 तक का, अब तक का जो डेप्रिसिएशन है वो 3,600। ठीक है, तो ऑन 1 अक्टूबर 2014 फॉलोइंग a sustained increase in the property price। ठीक है भाई, अप्रैल तक की उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है, अप्रैल तक की आपको उसने इंफॉर्मेशन दी है। वो कह रहा है कि आपने क्या किया है, 1 अक्टूबर यानी कि 6 महीने बाद, अप्रैल के बाद सितंबर 1 अक्टूबर 1 आता है, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद हमने ये देखा है कि उसने एसेट को रीवैल्यूएट किया है कितने से, 10.8 मिलियन से, 10.8 मिलियन से। What will be the depreciation charge in Maria Limited statement of comprehensive income for the year 31st March 2015? कि आप क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2015 का मार्च 31 तक। देखो, अब जो इनका जो बेटा कैलेंडर ईयर है ना, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड होता है कब, 31 मार्च को। ये इनका कैलेंडर ईयर है, या इनको ये इनका सॉरी फाइनेंशियल ईयर है। यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है इनका कैलेंडर ईयर। अब इसमें हो ये रहा है कि बीच में रीवैल्यूएशन हो रही है, बीच में हमारे एसेट की क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है। यहां से लेकर के यहां तक हमारे एसेट की जो लाइफ है वो कितनी है, 20, आई थिंक 20 होगी। हाँ, 20 दी भी है ना। यहां तक हमारे एसेट की लाइफ कितनी है, 20 है। और आगे, आगे यहां तक हमारे एसेट की लाइफ कितनी होगी, हमारे एसेट की लाइफ कितनी होगी। शुरू के 6 महीने तो एसेट की लाइफ 20 है,
आखिर के 6 महीने एसेट की लाइफ कितनी होगी, मुझे ये बताओ। 14 कैसे कह सकते हो 14 है? कैसे कह सकते हो कि 14 है? क्वेश्चन में दी हुई है 14। सर हमें इसमें ना ये नहीं पता कि हमने एसेट को खरीदा कब है, क्योंकि आफ्टर द रीवैल्यूएशन हम एसेट की रिमेनिंग लाइफ ले। अब सर हमें रिमेनिंग लाइफ नहीं पता, रिमेनिंग लाइफ हमें नहीं पता कि रिमेनिंग लाइफ है कितनी। कोई मसला नहीं है। जरा मुझे ये बताओ कि 12,000 आपके एसेट की कॉस्ट है, इसको डिवाइड करो 20 से, आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ रहा है? आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ रहा है? 600, ठीक है जी, 600 आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है। ये आपका ना 600 डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 साल का। अब जो आप अब तक ट्रायल बैलेंस में एसेट को रिकॉर्ड कर रखे हो, वो एसेट के डेप्रिसिएशन को कितना रिकॉर्ड कर रखे हो? 3,600 परचेज से लेकर अब तक। 3,600 आपका टोटल डेप्रिसिएशन है, 1 साल का 600 डेप्रिसिएशन है। जरा डिवाइड करो तो आपको पता लग जाएगा ये 3,600 कितने सालों का डेप्रिसिएशन। 6 ईयर्स, 6 ईयर्स का, ठीक है। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन हमने अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर रखा है, ये 6 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रखा है। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि सर 6 साल हो चुके हैं हमें एसेट को खरीदे हुए। सिंपल सी बात है। देखो ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन रिपोर्ट होता है, वो पिछला जितना भी ओवरऑल डेप्रिसिएशन होता है वो सारा का सारा रिपोर्ट होता है। पहली बात तो ये हो। मैंने क्या किया, मैंने चालाकी की, मैंने एक चालाकी ये की, मैंने कहा कि 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के देखता हूँ कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना। तो वो 12,000 को जब मैंने 20 से डिवाइड कर पाया तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 600। अब मैंने देखा कि यार मैंने जो ओवरऑल टोटल डेप्रिसिएशन पिछले जितने भी साल हैं उनका जो रिकॉर्ड कर रखा है अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो 3,600 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रखा है। और 1 साल का डेप्रिसिएशन मेरा 600 है। तो 3,600 को मैंने जब 600 से डिवाइड किया तो ओवरऑल ओवरऑल मुझे ये पता लग गया कि मैंने यहाँ पर अब तक 6 साल का डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है। अप्रैल 1 तक 6 साल का डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है मेरे बच्चों, उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, यहां तक तो मेरे कितने बन रहे हैं, 6 साल बन रहे हैं। यहां तक का ट्रायल बैलेंस का जो डेप्रिसिएशन निकाले 6 साल का। फिर हमने उसको आधा साल और इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन हो रही है। तो इट मींस के यहां तक जो हमारे एसेट की लाइफ कम हो चुकी है, वो 6.5 ईयर्स हो चुकी है। ये बात समझ में आई? क्योंकि आधा साल हमने और इस्तेमाल किया है। ये तो जो हमने साल निकाले थे, ये बिफोर फेयर रिवैल्यूएशन थोड़ी निकाले। ये तो हमने ये जो निकाले इस डेप्रिसिएशन से निकाले, और ये डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल तक का है। तो ये 6 साल 1 अप्रैल तक के, आधा साल आपने और इस्तेमाल किया है। इट मीन्स के अब आपके एसेट के जो साल इस्तेमाल हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, 6.5 ईयर्स। 6.5 ईयर्स आपके एसेट के साल जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं। आपके एसेट के जो साल थे वो टोटल कितने थे, 20, जिसमें से 6.5 आप इस्तेमाल कर चुके हो। तो इट मीन्स के आपके जो एसेट के रिमेनिंग ईयर्स हैं या जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है, 13.5 है, 13.5। तो सर यहां से लेकर के यहां तक मेरे एसेट की लाइफ जो है वो कितनी है, 20 ईयर्स। लेकिन आफ्टर द रिवैल्यूएशन मुझे रिमेनिंग लाइफ लेनी है। तो मेरी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 6 महीने की जो रिमेनिंग लाइफ है वो मेरी कितनी है, 13.5। तो सर यहाँ पर इन 6 महीने का, इन 6 मंथ्स का जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मैं लाइफ को कितना रखूंगा, 20। और यहाँ पर जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मैं लाइफ को कितना रखूंगा, 13.5। तो बेटा अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि 12,000 डिवाइडेड बाय लाइफ किया 20, और मल्टीप्लाई बाय 6/12 किया, क्योंकि 6 महीने। तो 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन निकल कर आया वो मेरे बच्चों कितना निकल कर आया,
300, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये वाला जो डेप्रिसिएशन होगा, ये सर फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। अब हमारे एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो 10.8 मिलियन है, यानी कि 1008, 10,800 कर लेते, 30 ओमिट कर दिए, डिवाइडेड बाय ये फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब मेरी फेयर वैल्यू ये है, आफ्टर द रीवैल्यूएशन जो आपके एसेट की फेयर वैल्यू होती है उसी को आप कॉस्ट लेते हो। तो अब ये 10,800 है, डिवाइडेड बाय 13.5 में करूंगा, और मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 400। तो सर पूरे साल का जो टोटल में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कितना चार्ज करूंगा? 700। तो 700 बेटा, आंसर सी इज राइट आंसर। आंसर सी इज राइट आंसर। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? 6.5 ईयर्स दोबारा बताओ। देखो बेटा, 6.5 ईयर्स दोबारा बताओ। देखो ये 6 ईयर्स तो थे मेरे एसेट की लाइफ थी, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन जो था अब तक का, जो टोटल पिछले जितने भी साल का डेप्रिसिएशन था वो 3,600 था। और एक साल का जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला वो 600 निकाला, डिवाइड करवाया, तो 6 साल का डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। यहां से मैंने एसेट की लाइफ निकाली 6 साल। 6 साल मैंने एसेट की लाइफ निकाली। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन था जिससे मैंने लाइफ निकाली है, अनफॉर्चुनेटली ये 1 अप्रैल तक का था। ये जो ट्रायल बैलेंस था ये 1 अप्रैल तक का था, यानी कि यहां तक का था। यहां तक हमारे एसिड की लाइफ है 6.6 ईयर्स, 6 ईयर्स। लेकिन मैं जो रीवैल्यूएशन कर रहा हूँ वो 6 महीने बाद कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैं रीवैल्यूएशन कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर मैं रीवैल्यूएशन कर रहा हूँ, यानी कि 6 महीने बाद। तो अब मेरे एसेट की जो लाइफ हो जाएगी, जो जितना मैंने इस्तेमाल किया 6 साल पहले और आधा साल ये, यानी कि 6.5 ईयर्स मेरे एसेट की लाइफ। और एसेट की जो मेरी टोटल लाइफ थी वो 20 थी। 6.5 ईयर्स मैंने जो इस्तेमाल कर लिया वो माइनस किया, तो मेरे एसेट की रिमेनिंग लाइफ आ गई 13.5। हाँ जी, क्लियर हुआ मुबशिर जुबैर? अच्छा अच्छा, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, ये एमसीक्यूज में करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने इसको खुद से भी करना है, खुद से भी करना है। कैफ की बुक के बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी करें, और काफी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, इससे आप लोगों का दिमाग काफी खुल जाता है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6, यहाँ पे आपको बता रहे हैं एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर, a company purchased a building on 1st April 2007 for rupees 1 million, 100 million. The asset had a useful economic life at that date of 40 years. On 1st April 2009, the company revalued the building to its current fair value of, अच्छा वैल्यू हो गई 1200 तक चली, 100 से 120 तक चली गई, 100 से 120 तक चली गई। What is the double entry to record the revaluation? Revaluation को रिकॉर्ड करते वक्त एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री क्या बनाओगे? पहले तो ये देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस हो कितना है। आपके एसेट की कॉस्ट 2007 में ये थी, और फिर 2009 में, 8 और 9, 2 साल बाद क्या हो गई है?
ये हो चुकी है। लाइफ कितनी थी पहले? 40 थी। अच्छा जी, 10 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 40 एसेट की लाइफ है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए हमें। बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 500 की। अच्छा जी, ये आ गया डेप्रिसिएशन 2 साल का। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स ले रखे हैं IS 16 के, तो बिफोर रिवैल्यूएशन आप अपने एसेट को उसकी कहाँ ले आते हो? कैरिंग वैल्यू पे ले आते हो। कैरिंग वैल्यू पे किस तरह से लाते हो कि सर आप क्या करते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हो, और जो एसेट है यानी कि बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 5 लाख से। कैरिंग वैल्यू में आ गया आपका एसेट। अब आप क्या करो, कैरिंग वैल्यू निकालो। वैसे कैरिंग वैल्यू क्या होगी? आपके एसेट की कॉस्ट ये थी 10 0 0 0 0 माइनस 50 0 0 0, 5 लाख माइनस करो, कितना आ रहा है? कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही? 9500 0 0 0। अच्छा अच्छा, आपके एसेट की वैल्यू आ गई 9500 एंड 0 0 0। और फिर आपके एसेट की फेयर वैल्यू कितनी आई है? 1200 0 0 और 0 0 0। कितनी आ रही है भाई? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ? 25 लाख। 25 लाख, ठीक है जी। 25 लाख। इसकी जो आप एंट्री बनाते हो वो क्या बनाते हो? बिल्डिंग को डेबिट करोगे। बिल्डिंग को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। ये इंक्रीज कितने से आ रहा है? 25 लाख से। बिल्डिंग को आप डेबिट करोगे कितने से? 25 लाख से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि OCI क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 25 लाख से। ये आप दूसरी एंट्री बना लोगे। अब देखो, अगर इसको नेट ऑफ करते हैं, बिल्डिंग 25 लाख से डेबिट हो रही है और 5 लाख से क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो ओवरऑल जो डेबिट हुई है वो कितने से डेबिट हुई है? नेट ऑफ अगर करो तो बिल्डिंग 25 लाख से डेबिट हुई है और 5 लाख से क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। तो ओवरऑल जो सर हमारी बिल्डिंग डेबिट हुई है वो 20 लाख से डेबिट हुई है, क्योंकि 5 लाख क्रेडिट वाले भी तो है। और इसके अलावा सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है 5 लाख से। और सर OCI क्रेडिट हुई है कितने से? 25 लाख से। ऐसी कोई एंट्री बनी हुई जिसमें बिल्डिंग डेबिट हो 20 लाख से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो 5 लाख से, और OCI क्रेडिट हो जाए कितने से? 25 लाख से। आई थिंक ये है टी। क्लियर है सबको? आगे चलो नेक्स्ट MCQ की तरफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इस तरह के MCQs बेटा बहुत आते हैं, मतलब कि रीवैल्यूएशन सरप्लस, OCI वगैरह, इस तरह के MCQs बहुत आते हैं। तो इनके ऊपर फोकस रखना। आ जाओ अब।
7 the carrying value of the property at the end of the year amount to rupees 108 million. On this date, the property was revalued and was damaged, deemed to have a fair value of 95. अच्छा जी, 108 मिलियन थी आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू पे आपके एसेट की वैल्यू हो गई 95 मिलियन। इट मींस कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, द बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू द ओरिजिनल गेन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 10 मिलियन। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व में बैलेंस कितना मौजूद था, 10 मिलियन मौजूद था। बैलेंस में बैलेंस जो मौजूद था रीवैल्यूएशन का वो कितना था, 10 मिलियन था। अब जरा देखो बेटा, आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 108। आपके एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 95। तो ओवरऑल ओवरऑल डिक्रीज कितना आया, ओवरऑल डिक्रीज कितना आया, जरा बताओ मुझे। 13 मिलियन का, 13 मिलियन का। सर ये 13 मिलियन का क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है सर। 13 मिलियन का क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था शुरू में भी कि अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है तो पहले उसको खत्म करो। तो 10 मिलियन इसमें से खत्म करो तो कितना बचा, 3 मिलियन बचा। ये 10 मिलियन कहाँ जाएगा, ये 10 मिलियन कहाँ जाएगा, ओसीआई से निकलेगा और रिटेन अर्निंग में जाएगा। ओसीआई से निकलेगा और रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो सर यहां पर होगा ये कि तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा वो सिर्फ 3 मिलियन से जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाएगा वो कितने से जाएगा, 3 मिलियन। सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, अपना ओसीआई रिजर्व जितना भी है उसको खत्म कर देंगे 10 मिलियन से। रिजर्व कहां पड़ा होगा, ओसीआई के अंदर, यानी कि ओसीआई को खत्म कर देंगे 10 मिलियन। और प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवरऑल जो है वो 13 मिलियन से क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है। तो ये यहाँ पर कोई मैच कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी 13 मिलियन, क्रेडिट 10 मिलियन और 3 मिलियन। हाँ ए, क्लियर है यहाँ तक। तो जब तक लॉस बुक नहीं करना, तब तक जब अगर कोई बैलेंस मौजूद है, बैलेंस मौजूद है तो पहले उसको बुक करो। बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा लॉस बुक कर लेते। क्लियर है ये, आगे चलूं भाई, जल्दी जल्दी बताओ आगे चलूं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अब चलते हैं हम, अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 8, एमसीक्यू नंबर 8। कह रहे हैं कि a company revalued its property on 1st April 2009 to rupees 20 million। कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया है 20 मिलियन, रुपीज 8 मिलियन फॉर लैंड। अच्छा, इसमें से 8 मिलियन आपकी लैंड। द प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज 10 मिलियन, प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 10 मिलियन थी। 2 मिलियन फॉर लैंड, जिसमें से लैंड की वैल्यू कितनी थी, 2 मिलियन, 10 साल पहले। द ओरिजिनल यूजफुल लाइफ ऑफ 40 इयर्स इज अनचेंज, लाइफ जो थी वो 40 साल थी। द कंपनी पॉलिसी टू मेक द ट्रांसफर टू रियलाइज प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, at which amount of property be presented at as at 31st March 2010।
देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 2009 में, 1 अप्रैल 2009। और आपको जो प्रॉपर्टी को वैल्यू शो करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2010 में, कितने से शो कर? अच्छा, यहाँ पर उसने आपको बताया है कि जो आपके एसेट की फेयर वैल्यू है ना, जो आपके एसेट की फेयर वैल्यू है वो कितनी है? 20 मिलियन है। जिसमें से 8 मिलियन जो है, 8 मिलियन जो है वो आपका क्या है? लैंड की वैल्यू। तो बाकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 मिलियन, है ना? 20 फेयर वैल्यू है तो, और 8 मिलियन आपके लैंड की वैल्यू है, और 12 मिलियन आपके बाकी एसेट की वैल्यू होगी। तो बाकी एसेट जो है उसकी, जो आप समझ लो कि आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12 मिलियन, जो कि डेप्रिशिएट होगा। लैंड पर डेप्रिशिएट नहीं होगी। एक साल पहले जो उसकी वैल्यू थी, अगले साल भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी लैंड की वैल्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन सर जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे अपनी अदर प्रॉपर्टी को, तो उसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अब 12 मिलियन का आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, 12 मिलियन का आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, लाइफ कितना रखोगे? आफ्टर द रिवैल्यूएशन रिमेनिंग लाइफ आती है। तो बिफोर रिवैल्यूएशन एसेट की लाइफ कितनी थी? 40, और 10 साल बाद हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो यानी कि अब एसेट की लाइफ कितनी होगी? 30। तो बेटा डेप्रिसिएशन मुझे बताओ जरा कितना आएगा? 4 लाख। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4 लाख। यानी कि 0.4 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो सर 12 में से 0.4 अगर हमने माइनस किया है, तो ये हो जाएगा सर 11.6। 11.6 में हम वापस लैंड की वैल्यू को ऐड कर लें, क्योंकि वो तो वैसी की वैसी रही है। तो सर हमारे एसेट की वैल्यू हो जाएगी 19.6 एक साल बाद। 19.6 बी आंसर हमारा सही हो। क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब आ जाओ, नेक्स्ट है एमसीक्यू पे। एट के बाद आ रही है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में वो आपसे कह रहे हैं कि A company revalued its property first अप्रैल, वही बात की है उसने। पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस? रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपका बैलेंस का अमाउंट कितना होगा? इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी। पहले तो देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा कितना। पहले आपके एसेट की जो कॉस्ट थी वो 10 मिलियन थी, जिसमें से 2 मिलियन आपका लैंड था, और बाकी जो थी वो आपकी प्रॉपर्टी थी, यानी कि 8 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी थी 10 साल पहले। 10 साल पहले आपके एसेट की जो प्रॉपर्टी थी वो 8 मिलियन थी। कॉस्ट जो थी वो कितनी थी? 8 मिलियन थी। लैंड की वैल्यू को भी मैंने हटा दिया। अब इसमें से 10 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। आपके एसेट की लाइफ कितनी? 40 है। 40 को जरा आप 10 से डिवाइड करो, 40 को जरा आप 10 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 10 नहीं, सॉरी, 8 से, 8 से, 8 से। 2 मिलियन की तो आपकी लैंड है। कितना आता है डेप्रिसिएशन? 0.2। ठीक है जी। एक साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 0.2। क्या किया मैंने? 8 को, लाइव जो थी वो 40 से डिवाइड किया, 0.2। लेकिन मल्टीप्लाई बाय जरा 10 भी कर दो, 10 साल का। 10 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, तो ये सब 2 मिलियन का हमारा क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन।
तो हमारे जो बाकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 में से 2 माइनस किए तो 6 हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू होगी बिफोर रिवैल्यूएशन। और लैंड की वैल्यू वापस आप इसमें ऐड कर दो, तो सर हमारे एसेट की जो एक्चुअल कैरिंग वैल्यू होगी इंक्लूडिंग लैंड वो कितनी होगी, 8 मिलियन होगी। 8 मिलियन की हमारी क्या है, कैरिंग वैल्यू। और हम जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम जो रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हमारे एसेट की वैल्यू कहां तक जा रही है, 20 मिलियन तक जा रही है। 8 से उठकर कहां आ रही है, 20 मिलियन। तो मतलब कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है 12 मिलियन। ये बात समझ में आई सबको। अभी एमसीक्यू खत्म नहीं हुआ है, एमसीक्यू आगे चलेगा। ये बात सबको समझ में आ गई। ये बात सबको समझ में आ गई कि रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो रहा है, 12 मिलियन। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो रहा है, 12 मिलियन। लेकिन सर आपने एक बात बताई थी अपने लेक्चर के अंदर, एक बात बताई थी आपने अपने लेक्चर के अंदर कि अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाए तो उसको भी आप अपने सरप्लस से माइनस करते हो। देखो आपका जो पहले डेप्रिसिएशन आ रहा था ना, जब आप अपने एसेट की कॉस्ट पे चल रहे थे, तब जो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा था 0.2 आ रहा था। और अब जो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, अब जो डेप्रिसिएशन आ रहा है आफ्टर द रीवैल्यूएशन, ऊपर मैंने निकाला है वो कितना है, 0.4। ऊपर मैंने निकाला है ऊपर वाली एमसीक्यू में, वो कितना आ रहा है, 0.4। तो पहले जो हम चल रहे थे सीधा सीधा जब हम चल रहे थे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 0.2 था। और अब जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कितना, 0.4। तो इंक्रीमेंटल इंपैक्ट कितना आ रहा है, इंक्रीमेंटल इंपैक्ट कितना आ रहा है, 0.2 का इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आ रहा है। तो एक साल का ये इंक्रीमेंटल इंपैक्ट भी सर हमारे सरप्लस से माइनस होगा। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि बेटा अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो, दैट विल बी एडजस्ट फ्रॉम योर रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस। तो सर हमारा जो रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस है 12 मिलियन है, एक साल गुजर गया है, तो इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आ रहा है 0.2 का, वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे एसेट की जो रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रह जाएगा वो रह जाएगा 11.8, यानी कि आंसर डी इज राइट। एक्सिस डेप्रिसिएशन हो या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो, बात एक ही है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आता है डेप्रिसिएशन का, जो भी इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आता है डेप्रिसिएशन का, तो आपका जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद होता है उसमें से एडजस्ट होता है, उसमें से एडजस्ट होता है। तो एक और अच्छी चीज आ गई यहाँ पर इस एमसीक्यू के अंदर, देखो सारे कंसेप्ट हमारे आईएएस 16 वाले रिवाइज हो रहे हैं, सारे कंसेप्ट हमारे आईएएस 16 वाले रिवाइज हो रहे हैं। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल? क्लियर है बेटा यहाँ तो सबको? अच्छा फिर उसके बाद 10 में आपको कह रहे हैं, 10 में आपको कह रहे हैं कि बताओ कि कौन सा ऑप्शनल डिस्क्लोजर होता है हमारे लिए, कि हम अपनी एक डिस्क्लोजर दे दें तो उसका हमारे ऑप्शनल पे होता है, हम चाहो चाहे तो दें चाहे तो ना दें। आइए 16 का, तो जो मेजरमेंट बेसिस होती है, जिस जिस मेजरमेंट आप कर रहे हो तो अपनी कैरिंग अमाउंट की, उसका डिस्क्लोजर देना लाजमी होता है, वो आपका ऑप्शनल नहीं होता। डेप्रिसिएशन मेथड का डिस्क्लोजर देना भी लाजमी होता है, ऑप्शनल नहीं होता। अच्छा यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन या रेट जो है इसका डिस्क्लोजर देना भी लाजमी होता है, ऑप्शनल नहीं होता।
आंसर डी जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये ऑप्शनल होता है। तो बेटा आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, इतना काफी है। 10 एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में हम बाकी के एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला निपटाएंगे। सर क्वेश्चन 9,000,004 कैसे आया? पिछला डेप्रिसिएशन था बेटा आपका, 0.4 मिलियन कैसे आया? उसके लिए आप देखो, एमसीक्यू नंबर 8 में हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 0.4। आफ्टर द रीवैल्यूएशन हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 0.4। तो वो मैंने दोबारा निकाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले एमसीक्यू में करके आ रहा था, डेटा सेम है। तो आफ्टर द रीवैल्यूएशन हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 0.4 आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर हमने निकाल रहा। और बिफोर रीवैल्यूएशन हमारा जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 0.2 आ रहा है, तो इंक्रीमेंटल इंपैक्ट जो है वो 0.2 का। उसके लिए एमसीक्यू नंबर 8 देखो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एमसीक्यू नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे। अब मेरे ख्याल में आगे की जो एमसीक्यूज है ना, वो इतनी लेंथी नहीं है, इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव वाली नहीं है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास में वो कवर अप हो सकता। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पे इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। जितनी एमसीक्यूज हमने कर ली है उनको आप सही से कवर करने की कोशिश करना, दोबारा से प्रैक्टिस एक दफा लाजमी कर लेना, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज।